वेलकम टू विंटो क्लासेस। और आज की क्लास में स्टार्ट करने वाले कक्षा 10वीं का विषय विज्ञान और प्रौद्योगिकी भाग 1 पाठ 3 रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण। स्टूडेंट्स, इसके पहले भी इस पाठ के ऊपर मैंने 4 वीडियो बना के रखा हुआ है। 3 से 4 वीडियो ऑलरेडी बने हुए हैं। यदि आप लोगों ने उन वीडियोज़ को नहीं देखा है तो प्लीज़ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक मिल जाएगी, या तो आप प्लेलिस्ट में जाकर उन वीडियोज़ को देख सकते हो। इन वीडियोज़ के पहले मैंने बताया हुआ है कि रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, भौतिक परिवर्तन किसे कहते हैं, रासायनिक परिवर्तन क्या होता है, और साथ ही साथ रासायनिक अभिक्रिया लिखते समय कौन कौन सी बातों को ध्यान में रखा जाता है, और उसके साथ ही साथ रासायनिक अभिक्रियाओं के अलग अलग प्रकार के बारे में देखा हुआ है। तो स्टूडेंट्स, यदि आप लोग ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको इस चैनल पर मिलती रहेगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, आज का हमारा पहला टॉपिक ऊष्माग्राही अभिक्रिया, जिसको हम लोग एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। आप सभी को मालूम होना चाहिए जितनी भी अभिक्रियाएँ होती है उन सभी अभिक्रियाओं को पूरा होने के लिए ऊष्मा की ज़रूरत पड़ती है, तो उन अभिक्रियाओं से ऊष्मा बाहर निकलती है। ठीक है ना। कोई अभिक्रिया होती है जिसको ऊष्मा की ज़रूरत पड़ती है, कोई अभिक्रियाएं होती है जिसको ऊष्मा बाहर निकलती है। तो इस तरह की अभिक्रियाओं को या तो हम लोग ऊष्माग्राही अभिक्रिया बोलेंगे, या तो हम लोग ऊष्मा उन्मोची अभिक्रिया कहेंगे। बहुत सारी रासायनिक अभिक्रिया होती है जिसके अंदर वो अभिक्रिया पूरा होने के लिए ऊष्मा की ज़रूरत पड़ती है, जिसे हम लोग क्या बोलेंगे, ऊष्माग्राही अभिक्रिया कहेंगे। जैसे जितने भी अपघटन अभिक्रियाएं होती हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, उन सभी को हम लोग ऊष्माग्राही अभिक्रिया बोल सकते हैं, क्योंकि वो अपघटन अभिक्रिया पूरा होने के लिए प्रकाश, या आप लोग बोल सकते हैं विद्युत, या तो आप लोग बोल सकते हो कि ऊष्मा की ज़रूरत पड़ती है। तो इन सभी अभिक्रियाओं पूरा होने के लिए तापमान की ज़रूरत पड़ती है, अर्थात हम लोग बोल सकते हैं कि ऊष्मा की ज़रूरत पड़ती है। तो ऐसे अभिक्रियाओं को हम लोग क्या कहेंगे, एंडोथर्मिक रिएक्शन कहेंगे, या तो हम बोल सकते हैं ऊष्माग्राही अभिक्रिया बोल सकते हैं। ठीक है ना। तो आप सभी को मालूम होना चाहिए, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट है, फॉर एग्जांपल लेते हैं कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 बराबर। इसको अगर हम लोग गर्म करेंगे, इसको हम लोग क्या करेंगे, ऊष्मा देंगे। तो ऊष्मा देने के बाद इसका निर्माण किस में हो जाएगा, इसका निर्माण हो कैल्शियम ऑक्साइड में, COO और कार्बन डाइऑक्साइड। तो इस तरह की अभिक्रिया को हम लोग क्या बोलेंगे, ऊष्माग्राही अभिक्रिया बोलेंगे, क्योंकि इस अभिक्रिया को पूरा होने के लिए किसकी ज़रूरत पड़ती है, ऊष्मा की ज़रूरत पड़ती है। इसलिए हम लोग इसको क्या बोलेंगे, ऊष्माग्राही अभिक्रिया बोलेंगे। एक और एग्जांपल लेते हैं, अगला एग्जांपल लेते हैं स्टूडेंट, जिससे पोटेशियम नाइट्रेट है। ठीक है ना। यहाँ पोटेशियम नाइट्रेट KNO3, उसको पानी और ऊष्मा दिया तो पोटेशियम नाइट्रेट मिलेगा, क्योंकि पोटेशियम नाइट्रेट में क्या रहेगा, पानी रहेगा। तो उस पानी के अणु क्या हो जाएंगे, ऊष्मा के साथ क्या हो जाएंगे, वाष्प बनकर उड़ जाएंगे, और बाद में हमको पोटेशियम नाइट्रेट मिलेगा। तो इस तरह की अभिक्रियाओं को हम लोग बोल सकते हैं कि ऊष्माग्राही अभिक्रियाएं हैं, क्योंकि ये अभिक्रियाएं बिना ऊष्मा के पूरी होंगी क्या, नहीं होंगी। इसलिए इसको क्या कहा जाएगा, ऊष्माग्राही अभिक्रिया कहेंगे। जिस अभिक्रिया में ऊष्मा का अभिशोषण होता है उस अभिक्रिया को ऊष्माग्राही अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, आपको समझा ऊष्माग्राही अभिक्रिया। चलिए अब आगे फ्रेंड्स, अगला टॉपिक हमारा ऊष्मा उन्मोची अभिक्रिया। ऊष्मा उन्मोची अभिक्रिया, जिसको इंग्लिश में लोग एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। क्या होता है ऊष्मा उन्मोची अभिक्रिया, मतलब ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसके अंदर अभिक्रिया होने के बाद ऊष्मा तैयार होती है, मतलब अभिक्रिया हो जाएगी तो ऊष्मा तैयार होती है, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, ऊष्मा उन्मोची अभिक्रिया कहेंगे। जैसे आप लोग देखा हो, जो वाहनों में आप लोग देखते हो CNG गैस उपयोग किया जाता है, प्राकृतिक गैस, उसका जब दहन होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड और पानी तैयार होता है, और साथ ही साथ उसमें से ऊर्जा बाहर निकलती है, और उसी ऊर्जा की वजह से वो गाड़ी क्या होती है, चलती है। जैसे उसकी अगर रासायनिक अभिक्रिया में लिखूँ तो CH4 होता है, मीथेन गैस होती है उसके अंदर, और उसके साथ ऑक्सीजन गैस मिलाया जाता है। इन दोनों की अभिक्रिया होती है, और बाद में क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और ऊष्मा तैयार होती है। ठीक है ना, हीट, ऊष्मा तैयार होती है, और ये अभिक्रिया के माध्यम से वो गाड़ी क्या होती है, चलती है। तो आप सभी को मालूम होना चाहिए, जो गाड़ियाँ चलती है उसके अंदर कौन सी अभिक्रिया होती है, ऊष्मा उन्मोची अभिक्रिया होती है। ठीक है। और साथ ही साथ जो हम लोग श्वसन अभिक्रिया करते हैं, तो श्वसन अभिक्रिया भी क्या है, ऊष्मा उन्मोची अभिक्रिया है। ठीक है। जैसे श्वसन अभिक्रिया जो ऊष्मा उन्मोची अभिक्रिया, इसका रासायनिक समीकरण अगर लिखने कहा जाए तो आपको मालूम है, जो भी हम लोग भोजन खाते हैं उन भोजन का पाचन होने के बाद उसका रूपांतरण किस में होता है, ग्लूकोज में होता है। तो ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या है, अणुसूत्र क्या है, C6H12 और O6 है बराबर। जब इसको ऑक्सीजन के साथ क्या करेंगे हम लोग, इसको ऑक्सीजन मिलेगा श्वसन के साथ, तो इसका रूपांतरण कार्बन डाइऑक्साइड में हो जाएगा, पानी में हो जाएगा, और ऊष्मा। ठीक है ना। तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो श्वसन क्रिया है, श्वसन प्रक्रिया, ये भी क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, या तो ऊष्मा उन्मोची अभिक्रिया है। बात समझा आप लोग को, मतलब ऊष्मा उन्मोची अभिक्रिया किसे कहेंगे,
मतलब ऐसी अभिक्रियाएं जिसके अंदर ऊष्मा क्या होती है, मुक्त होती है। मतलब अभिक्रिया होते दौरान ऊष्मा मुक्त होती है, उससे हम लोग क्या बोलेंगे, ऊष्मा उन्मोची अभिक्रिया कहेंगे। मतलब जो ऊष्मा तैयार होगी वो उत्पाद में तैयार होगी, ठीक है ना। तो जिस रासायनिक अभिक्रिया में ऊष्मीय ऊर्जा का उन्मोचन होता है, ऊष्मा मुक्त होती है, उसे ऊष्मा उन्मोची अभिक्रिया कहते हैं। जैसे ठोस NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड को पानी में घोला जाए तो रासायनिक अभिक्रिया होने पर ऊष्मा मुक्त होती है। अगर हम लोग ये बीकर में सोडियम हाइड्रोक्साइड डालेंगे और उसको गर्म करेंगे तो वो जो बीकर रहेगा, वो जो फ्लास्क है, वो क्या होगा, उनको गर्म दिखेगा। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ऊष्मा उन्मोची अभिक्रिया कहेंगे, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं। टॉपिक हमारा रासायनिक अभिक्रियाओं का वेग, मतलब रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। मतलब बहुत सारी रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं, बहुत तेज़ी से होती है, और कुछ रासायनिक अभिक्रिया होती है जिनको होने के लिए बहुत लंबा समय लगता है, तो उसे क्या कहा जाएगा, वेग कहा जाएगा, ठीक है ना। जैसे अगर यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल मैंने लिया हुआ है, रसोई गैस को ऊष्मा देने पर जलने लगता है, ये रासायनिक अभिक्रिया क्या है, बहुत तीव्र गति से। जैसे आप लोग ऊष्मा दोगे, उसको लाइटर जैसे लगाओगे वैसे वो जलने लग जाएगा। लोहे पर जंग लगना, ये लोहे पर जो जंग लगने की जो प्रक्रिया है वो अचानक नहीं होती, वो बहुत धीमे धीमे होती है, मतलब थोड़ा समय लेता है, तो वो मंद अभिक्रिया हो जाएगी। पत्थरों का अपक्षरण होना, ये क्या है, मंद गति से अभिक्रिया होती है। ग्लूकोज का विलयन में योग्य परिस्थिति में ईस्ट मिलाने पर अल्कोहल बनना, ये क्या है, मंद गति से अभिक्रिया है। परख नदी में विरल अम्ल लेकर उसमें खाने का सोडा मिलाने में बुदबुदाहट होना, ये तीव्र अभिक्रिया है। जैसे आप लोग अम्ल लोगे और उसके अंदर खाने का सोडा डाल दोगे तो उसके अंदर बुदबुदाहट, मतलब एक हाइड्रोजन गैस क्या होगी, उसके अंदर से बाहर होगी, उससे अभिक्रिया क्या बोलेंगे हम लोग बोलेंगे वो अभिक्रिया बहुत तीव्र गति से हो रही है। बेरियम क्लोराइड के विलयन में तनु सल्फ्यूरिक अम्ल मिलाने पर सफ़ेद अवक्षेप बनता है, ये भी क्या है, तीव्र अभिक्रिया है, ठीक है। तो यहाँ पर टोटल 6 उदाहरण मैंने दिए, और 6 उदाहरण से आपको लगा यहाँ पर कुछ अभिक्रियाएं हैं जो बहुत धीमी गति से हो रही है, और कुछ अभिक्रियाएं हैं जो बहुत मंद गति से हो रही है, ठीक है। तो उदाहरणों से ये पता चलता है कि कुछ अभिक्रियाएं कुछ ही समय पूर्ण हो जाती है। उपयुक्त उदाहरणों पर मैंने 6 उदाहरण बताए, तो उन उदाहरणों से आपको लगता है कि कुछ अभिक्रियाएं जो है वो बहुत जल्दी हो जा रही है, और कुछ अभिक्रियाएं बहुत धीमी गति से हो रही है, जो ज़्यादा समय ले रही है, तो उन्हें मंद गति से अभिक्रिया कहेंगे। इसका मतलब होता है कि भिन्न भिन्न अभिक्रियाओं की दर क्या होती है, भिन्न भिन्न होती है। मतलब जितनी भी रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं, ऐसा नहीं कि सारी अभिक्रियाएं क्या होती है, बहुत तेज़ी से हो जाती है। अलग अलग अभिक्रियाओं की जो गति होती है बहुत अलग अलग होती है। कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है बहुत जल्दी हो जाती है, कोई रासायनिक अभिक्रिया को होने के लिए बहुत लंबा समय लगता है। जैसे अगर उदाहरण के रूप में देखा जाए, जो दूध से दही बनने का प्रोसेस है, जो प्रक्रिया है, वो ठंडी के मौसम में बहुत अधिक समय लगाता है। दूध से दही बनना, ठंडी के मौसम में दूध से दही बनने की जो प्रक्रिया बहुत धीमी गति से होती है, लेकिन वही गर्मी के मौसम में अगर दूध से दही बनाते हैं तो गर्मी के मौसम में दूध से दही बहुत जल्दी बन जाता है, क्योंकि गर्मी के मौसम में जो सूक्ष्मजीव होते हैं वो बहुत ज़्यादा मतलब एक्टिव होते हैं, ठीक है ना। उनके अंदर जल्दी रासायनिक अभिक्रिया होती है और बहुत जल्दी दूध बने, जो किण्वन प्रक्रिया होती है, दूध से दही बनना, ये जो प्रक्रिया है इसको किण्वन प्रक्रिया कहा जाता है। तो किण्वन प्रक्रिया गर्मी के मौसम में बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए गर्मी के मौसम में दूध से दही जल्दी बन जाता है, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए अब आगे अब समझते हैं कि जो रासायनिक अभिक्रिया होती है ये तीव्र गति से होती है, मंद गति से होती है। तो तीव्र गति से होने पर या मंद गति से होने पर क्या लाभ और क्या नुकसान है। तो यहाँ पर दिखाई दिया कुछ अभिक्रियाएं जो थी वो बहुत मंद गति से हो गई, कुछ अभिक्रियाएं जो थी वो बहुत तीव्र गति से हुई, तो कुछ अभिक्रियाओं की गति घटित हुई। इसका अर्थ है कि भिन्न भिन्न अभिक्रियाओं की दर क्या होती है, भिन्न भिन्न होती है। इससे हमको समझ में आता है कि अलग अलग अभिक्रियाओं की जो दर होती है वो अलग अलग होती है। प्रत्येक रासायनिक परिवर्तन में एक या एक से अधिक रासायनिक अभिक्रिया घटित होती है। अगर कहीं भी रासायनिक परिवर्तन हो रहा है तो इसका मतलब वो क्या होता है कि वहाँ पर एक या एक से अधिक बार रासायनिक अभिक्रिया हुई है। बिना रासायनिक अभिक्रिया हुए कोई भी रासायनिक परिवर्तन नहीं होता है। जैसे फल का पकना, ये भी रासायनिक परिवर्तन है, ठीक है। दूध से दही बनना, ये रासायनिक परिवर्तन है। तो वहाँ पर एक या एक से ज़्यादा परिवर्तन होते रहता है। तीव्र अम्ल और तीव्र क्षारक, ये रासायनिक अभिक्रिया घटित होती है। कुछ रासायनिक अभिक्रिया मंद गति से होती है। अब तीव्र अम्ल और तीव्र क्षारक जो है ये रासायनिक अभिक्रिया करते तो बहुत तेज़ी से करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे घटक होते हैं जिनकी रासायनिक अभिक्रिया करने की दर जो होती है वह कम होती है। हमारे शरीर में जो पकिन होते हैं, एंजाइम होते हैं, वो जी रासायनिक अभिक्रिया की दर को बढ़ावा देते हैं। हमारे शरीर में देखा होगा अलग अलग आपने रासायनिक अभिक्रियाएं देखी होंगी, जैसे ग्लूकोज से ऊर्जा तैयार करना, एटीपी तैयार करना। ये जो परिवर्तन है इसके अंदर बहुत ज़्यादा एंजाइम का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे ग्लूकोज का विघटन हो गया, क्रेब्स साइकिल हो गया, यहाँ पर अलग अलग एंजाइम का उपयोग किया जाता है, ठीक है। ये क्या करते हैं, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया की दर को बढ़ा देते हैं। रासायनिक अभिक्रिया की दर को क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं, ठीक है। और वह रासायनिक अभिक्रिया जल्दी हो जाती है और इसके साथ ही साथ समय की बचत होती है और ईंधन की भी बचत होती है, ठीक है। अब पर्यावरण दृष्टिकोण से रासायनिक अभिक्रिया की दर महत्वपूर्ण है।
पर्यावरण दृष्टिकोण से रासायनिक जो प्रक्रिया है वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जितनी जल्दी रासायनिक विक्रिया होगी उतना ज़्यादा ईंधन की बचत होगी और उतना ही समय की भी बचत होगी। तो यही कारण है कि अलग अलग एंजाइम का इस्तेमाल किया जाता है अलग अलग अभिक्रियाएं करते समय, ताकि ज़्यादा समय बचे और ज़्यादा ईंधन बच पाए। ठीक है, यहाँ तक समझा। अब आगे, पृथ्वी के वातावरण में ओजोन गैसों का स्तर पराबैंगनी किरणें पृथ्वी की सृष्टि में संरक्षण करती है। जो ओजोन परत है वो क्या करती है, पृथ्वी का ओजोन किरणों से क्या करती है, संरक्षण करती है। क्योंकि सूर्य से निकलने वाली बहुत सारी किरणें होती हैं, ठीक है, हानिकारक किरणें, पराबैंगनी किरणें। तो पराबैंगनी किरणें क्या होती है, जो ओजोन की परत है वो उनको रोक लेती है, ताकि सूर्य पृथ्वी पर किसी प्रकार की क्षति न हो। यह स्तर कम होने पर बना रहना प्रक्रिया साधारण ओजोन के अणु निर्माण होने या नष्ट होने पर निर्भर होता है। ये जो पराबैंगनी किरणें पृथ्वी पर आना, यह निर्भर करता है कि वो ओजोन की परत बनी है या खराब हो गई। अगर ओजोन की परत में छेद हो जाएगा या ओजोन की परत खराब हो जाएगी तो सूर्य से आने वाली जो पराबैंगनी किरणें रहेंगी वो बहुत ज़्यादा आएंगी और पृथ्वी पर जो सजीव रहते हैं उनको बहुत ज़्यादा नुकसान देगी। ठीक है, यदि रासायनिक अभिक्रिया की दर अधिक हो तो रासायनिक कारखानों में रासायनिक प्रक्रिया लाभदायक होती है। यदि रासायनिक जो प्रक्रिया है वो बहुत तीव्र गति से होगा तो जो जितने भी कारखाने होते हैं, रासायनिक कारखाने जहाँ पर कलर बनाए जाते हैं, डाइंग कंपनी होती है या कपड़े को रंग दिया जाता है, अलग अलग बियर, वाइन, ये सारी चीज़ें बनाई जाती है, वहाँ पर फ़ायदा होगा अगर रासायनिक अभिक्रिया बहुत तीव्र गति से होगी तो। क्यों? क्योंकि उनका ईंधन की बचत होगी और समय की भी बचत होगी। तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो लेक्चर में आपने क्या सीखा? आपने सीखा ऊष्माग्राही अभिक्रिया, ऊष्मा उन्मोचित अभिक्रिया, और साथ ही साथ आपने ये सीखा कि रासायनिक अभिक्रिया की दर किस प्रकार निर्भर होती है और कैसे होती है। ठीक, आज की वीडियो लेक्चर में इतना ही। उम्मीद आपको वीडियो पसंद आई होगी। यदि आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए। यदि आप लोग ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। उसके बाजू में जो बेल आइकन है उसको प्रेस करके ऑल कर दीजिए, ताकि जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले और आप मेरी सारी वीडियोज़ को देख पाए। कमेंट करके अपनी राय दे सकते हो, आपको वीडियो कैसी लग रही है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।